इस लेक्चर में हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है कि हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को समझने के लिए अगर हम इसकी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है, द लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स, यानी कि स्मॉल यूनिट्स जो कि रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं, विच फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स नाउन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। तो डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ इसे हम समझते हैं। हमारे पास स्मॉल यूनिट्स हैं मॉलिक्यूल्स के और वो आपस में लिंक होते हैं, कंबाइन होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उसके रिजल्ट में लॉन्ग चेन्स बनती हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स की जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनकी लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट में बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं या फिर हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से बनते हैं। तो उसके एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ मोनोमर्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो जो रिजल्ट में हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसके अंदर एक लॉन्ग चेन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमर है। इसके अंदर एक सिंपल चेन भी हो सकती है, लॉन्ग चेन, या फिर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स चेन्स भी हो सकती हैं। तो हम कहेंगे उसे क्या कहेंगे, पॉलीमर या फिर मैक्रोमोलिक्यूल। और ये जो प्रोसेस था जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स ने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, तो इसको हम प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अभी देखें ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम मोनोमर्स कह रहे हैं। और जब ये मोनोमर्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास जो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पॉलीइथाइलीन कह रहे हैं और ये एक पॉलीमर है, यानी कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन को हम डिफाइंड इस तरह से कर सकते हैं, पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि हमने अभी डिस्कस किया, फॉर्म्ड बाय रिपीटिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, जो कि हम अभी देख चुके हैं कि किस तरह से मोनोमर्स रिपीट हो रहे थे, थ्रू अ केमिकल प्रोसेस नाउन एज पॉलीमराइजेशन। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मोनोमर्स कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स को हमने क्लासिफाइड किया है, तो हम इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो इसको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर ही फोकस करेंगे और उसके अंदर हम बायोपॉलीमर्स डिस्कस करेंगे और सिंथेटिक पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे। तो बायोपॉलीमर्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह के मैक्रोमोलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो उसके अंदर प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और रबर जैसे कंपाउंड्स आते हैं। आगे चलते हैं, पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। तो पहला है लीनियर पॉलीमर्स। अभी इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इनमें कोई भी ब्रांच नहीं होती। ठीक है, हम इसे सिंगल लॉन्ग चेन भी कह सकते हैं। और सेकंड टाइप है हमारी ब्रांच्ड पॉलीमर्स की। अब इसमें देखें हमारे पास एक सिंगल चेन है लॉन्ग और उसके अंदर कुछ ब्रांचेस आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स। आखिरी टाइप है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। अभी इस तरह के पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर स्ट्रेट चेन्स मौजूद है लेकिन इनके साथ ब्रांचेस हैं और ये ब्रांचेस एक चेन को दूसरी चेन से कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स पॉलीमर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक पॉलीमर बनता है या एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। तो अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन इज स्पेशलाइज्ड बाय द रिपीटिंग ऑफ यूनिट्स इन द चेन नाउन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी कि पॉलीमर चेन के अंदर वो नंबर जो रिपीटिंग यूनिट्स को शो कर रहा होता है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीमर है और इस पॉलीमर को हम नाम देते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें देखें कौन सा मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है। इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो कि विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये देखें ये बार बार ही रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बंद करके लिख देते हैं। हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिखते हैं विनाइल क्लोराइड का और उसके साथ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास ये हमने सिंगल मॉलिक्यूल लिखा है, हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर n हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि ये 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम पहले सिंगल मॉलिक्यूल का मोलर मास लिखेंगे, दैट इज 63.5।
और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास 63,500 ये इसका मोलर मास आ जाएगा पूरे मॉलिक्यूल का, यानी कि पूरे पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो इस तरह से हम किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल की डिग्री पता लगा सकते हैं और साथ ही उसका मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं।